नमस्कार। ओडिशा राज्य की जमीनी सच्चाइयां, देश की राजनीतिक हलचल, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच में हो रहे उथल पुथल, साथ ही मनोरंजन जगत की खबरें और खेल जगत की खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे और साप्ताहिक समाचार वीकली राउंड अप में। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। अब जमीन से जुड़े कामों के लिए लोगों को तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने व्हाट्सएप के जरिए राजस्व सेवाएं शुरू करने का फैसला लिया है। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि अब 24 घंटे व्हाट्सएप पर जमीन जायदाद से जुड़े शिकायतें और आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर किसी मामले में देरी होती है या भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आती है तो सीधे राजस्व मंत्री को व्हाट्सएप पर शिकायत की जा सकेगी और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। गुरुवार से 55 तहसील कार्यालयों को रजिस्ट्री ऑफिस में बदले जाने के साथ ही नए व्हाट्सएप सेवा का मुख्यमंत्री विशेष कार्यक्रम में उद्घाटन किए। जाति प्रमाण पत्र सहित कई राजस्व सेवाएं अब तय समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का दावा है कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और आम लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा। ओडिशा में सामाजिक कल्याण की दिशा में एक बड़ी पहल सरकार ने की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने गंजाम के तारातारिणी पीठ से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सैकड़ों जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना दहेज प्रथा रोकने, महिलाओं को सशक्त बनाने और गरीब परिवारों पर विवाह का आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत सरकार की ओर से 60,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, जिसमें 45,000 कन्या के बैंक खाते में और 15,000 विवाह आयोजन संस्था को दिए जाएंगे। यह योजना सभी जिलों में लागू की जाएगी, जिससे विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों को राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह पहल सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि बेटियों को सम्मान और सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में एक मजबूत कदम है। रेल बजट को लेकर ओडिशा के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस मीट में बताया कि इस बजट में ओडिशा को 10,928 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रेल मंत्री का कहना है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से ओडिशा को बड़ा फायदा होगा, जो राज्य से होकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ेगा। इससे ओडिशा के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में ओडिशा में 2200 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई गई है, जो पूरे मलेशिया के रेल नेटवर्क से भी अधिक है। रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बेहतर काम कर रही है। इसके साथ ही बजट में देश भर में 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, जबकि छोटे शहरों में तीर्थ स्थलों के विकास पर भी विशेष फोकस रहेगा। शहरी इलाकों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब शहरों में घर के किराए की टेंशन खत्म होने वाली है। सरकार शहरी गरीबों को किफायती दरों पर किराए के मकान उपलब्ध कराएगी। यह सुविधा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत दी जाएगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के खाली पड़े सरकारी घरों को रेंटल हाउसिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इन मकानों की पहचान के लिए आवास और शहरी विकास विभाग ने विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किए हैं। इस योजना का लाभ विशेष रूप से प्रवासी शहरी गरीबों, औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों तथा कामकाजी महिलाओं को मिलेगा। योजना के तहत 2 अलग अलग मॉडल में सस्ते किराए पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे शहरी आवास संकट को कम करने में मदद मिलेगी। ओडिशा के कई जिला न्यायालयों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है। धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद कटक, पुरी, संबलपुर और फुलबानी कोर्ट परिसरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कटक में धमकी मिलते ही पुलिस ने कोर्ट परिसर को खाली कराया और बम निरोधक दस्ते की मदद से तलाशी अभियान शुरू की। संबलपुर में डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड द्वारा हर कोने की जांच की जा रही है, जबकि फुलबानी और पुरी में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए न्यायिक कार्य बाधित किया गया और वकीलों, वादकारियों व कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। इस धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर पुलिस जांच कर रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी 8 जनवरी को इसी तरह की धमकी से राज्य में अफरा तफरी मच चुकी थी। ओडिशा में राजस्व विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के जिलों और स्थानों के अंग्रेजी नाम ओडिया उच्चारण के अनुसार लिखे जाएंगे। इस संबंध में राजस्व विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहले चरण में 7 जिलों के नामों में बदलाव किया जाएगा, जबकि 11 जिलों की 24 स्थानों के अंग्रेजी नाम भी संशोधित होंगे। सरकार ने लोगों को 15 दिनों के भीतर आपत्ति या सुझाव देने का अवसर दिया है।
अधिसूचना के अनुसार अब खुर्दा को खुर्दा, देवगढ़ को देवगढ़, महाकालपारा को महाकालपड़ा लिखा जाएगा। इसी तरह केंद्रापड़ा और नयागढ़ सहित अन्य स्थानों के नामों में भी सुधार किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक पहचान को सम्मान मिलेगा। ओडिशा सरकार ने प्री बजट परामर्श प्रक्रिया को और अधिक जनभागीदारी वाला बनाया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने लोक सेवा भवन में आयोजित प्री बजट बैठक में कहा कि उनकी सरकार लोगों की सरकार है और लोगों की आवाज ही उनके लिए सबसे अहम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब बजट तैयार करने की प्रक्रिया सचिवालय तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे जनता तक पहुंच रही है। जनता से मिले सुझावों और विचारों को विश्लेषण के बाद बजट में शामिल किया जाएगा, जिससे ये प्रस्ताव में लोगों का बजट बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, श्री जगन्नाथ दर्शन कार्यक्रम और कटक भुवनेश्वर पारादीप पुरी आर्थिक कॉरिडोर जैसी योजनाएं भी जनमत से ही सामने आई हैं। राज्य बजट 2026-27 के लिए वेब पोर्टल, ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए सुझाव लगातार मिल रहे हैं। इस बैठक में पूर्व मंत्री, उद्योग जगत, एनजीओ, फिनटेक विशेषज्ञ और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 50 से अधिक विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। जनता की भागीदारी से बनेगा राज्य बजट। ओडिशा सरकार ने लघु खनिज क्षेत्र में बड़ा सुधार लागू किया है। बालू, गिट्टी, मुरम और पत्थर जैसे खनिजों की अवैध तस्करी और मनमानी कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नए खनिज नियम लागू किए हैं। नए नियमों के तहत अब खनिज लीज नीलामी से नहीं, बल्कि ई लॉटरी के जरिए दी जाएगी। राज्य सरकार ने एमएसपी यानी अधिकतम बिक्री मूल्य तय करने का भी फैसला किया है, ताकि उपभोक्ताओं से तय कीमत से अधिक वसूली न हो सके। लीज के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी। इसके अलावा एक व्यक्ति या परिवार को सीमित संख्या में लीज, जियो फेंसिंग और सैटेलाइट निगरानी से अवैध खनन पर नजर रखी जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, लीज रद्द और ब्लैकलिस्टिंग जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। महानदी जल विवाद को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उड़ीसा सरकार ने महानदी ट्रिब्यूनल के कार्यकाल को 9 महीने बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि जल विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों का समाधान समय और संवाद से ही संभव है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा और इस दिशा में प्रयास जारी है। मंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि अंतर मंत्रालय समिति के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से चर्चा की है। सरकार का कहना है कि ट्रिब्यूनल में महानदी जल विवाद के समाधान के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक है। साथ ही आरोप लगाया कि विधानसभा में पूर्व जल संसाधन मंत्री द्वारा दिए गए गलत तथ्यों का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ अपने पक्ष में कर रहा है। उड़ीसा में बटाईदार किसानों के लिए जल्द ही नया कानून आ सकता है। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में स्पष्ट संकेत दिए हैं। राजस्व विभाग के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान बटाई पर खेती करते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार न होने के कारण वे कई सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसी वजह से किसानों और भूमि मालिकों के बीच संबंधों में संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। राजस्व मंत्री का कहना है कि इस प्रस्तावित कानून को लेकर कृषि, सहकारिता विभाग और किसानों से चर्चा हो चुकी है। आगे सभी स्टेक होल्डर से संवाद, पुरानी समिति की रिपोर्ट और अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन किया जा रहा है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक ओडिशा में करीब 9 लाख से ज्यादा किसान हैं, जो बटाईदार किसान हैं, जो आज भी बैंक ऋण, फसल बीमा और सब्सिडी जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। किसानों की लंबे समय से मांग है कि उन्हें कानूनी पहचान और अधिकार दिए जाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-2027 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने के साथ वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया है। बजट का कुल आकार 53.5 लाख करोड़ रखा गया है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण का वादा निभाया है और 2026-27 में इसे जीडीपी के 4.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। सरकार ने ये भी साफ किया है कि ऋण जीडीपी अनुपात घटाने पर ध्यान दिया जाएगा, जिसे 2027 तक 55.6% तक लाने की योजना है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता की घोषणा की है, जिससे देश में रोजगार सृजन होगा और चीन पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ ही संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए राज्यों को करों में 41% हिस्सेदारी देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है।
परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधा संवाद किया। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि हर व्यक्ति की सीखने की शैली अलग होती है, इसलिए अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार पढ़ाई करें। उन्होंने बच्चों को सलाह दी कि पहले अपने अनुभवों को महत्व दें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने टाइम मैनेजमेंट, योग और नियमित व्यायाम पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि सीखने का आनंद बनाएं और सिर्फ अंकों तक खुद को सीमित न रखें। शिक्षकों से छात्रों को सही दिशा देने और अभिभावकों से बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालने की अपील की गई। इस कार्यक्रम में 4 करोड़ से ज्यादा छात्र, शिक्षक और अभिभावक शामिल हुए। व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी मेटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को अदालत में व्हाट्सएप की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति शोषणकारी है, क्योंकि यह यूजर्स के डेटा को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करती है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दीजिए। हम नागरिकों की गोपनीयता से समझौता नहीं करेंगे। सीजेआई ने कहा कि व्हाट्सएप की नीति इतनी जटिल है कि आम आदमी, खासकर ग्रामीण और कम पढ़े लिखे लोग इसे समझ ही नहीं पाते। कोर्ट ने साफ किया कि यूजर की सूचित सहमति और निजता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 3 जजों की पीठ के समक्ष सुनवाई का आदेश दिया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया है और राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। बुधवार शाम युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल अजय भल्ला ने राजभवन में उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाई। करीब 1 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटाया गया, जिसे फरवरी 12 को राज्य में हिंसा के बाद लागू किया गया था। युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर के एक अनुभवी और मजबूत नेता के रूप में जाना जाता है। वे पहले एन वीरेन सिंह सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज जैसे अहम विभाग संभाल चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी उनकी निष्पक्ष कार्यशैली की काफी सराहना हुई थी। गौरतलब है कि मई 2023 में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा के बाद राज्य में हालात बिगड़े थे, जिसके चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। सरकार गठन के साथ ही मणिपुर में राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद जताई जा रही है। देश में परिवहन क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश की पहली सरकारी और सहकारी कैब सेवा भारत टैक्सी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। भारत टैक्सी भारत का पहला कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य टैक्सी ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और यात्रियों को सस्ती व पारदर्शी सेवा देना है। 2 महीने के सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद इस सेवा की शुरुआत दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में की गई है। अमित शाह का कहना है कि आने वाले 2 सालों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत है जीरो कमीशन मॉडल, यानी ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। यात्रियों को सर्ज प्राइसिंग से राहत, ड्राइवरों को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और रिटायरमेंट सेविंग्स की सुविधा मिलेगी। महिला सशक्तिकरण के लिए बाइक दीदी सुविधा भी शुरू की गई है। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर लगाए गए आयात शुल्क यानी टैरिफ को 25% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा की। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक मजबूत नेता और अपना करीबी मित्र बताते हुए कहा कि यह फैसला भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को नई मजबूती देगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत अब रूस से तेल आयात बंद करेगा और इसके बदले अमेरिका और वेनेजुएला से कच्चे तेल खरीदेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कदम रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में भी सहायक साबित हो सकता है। वहीं भारत ने भी अमेरिका से लगभग $500 अरब के ऊर्जा और कृषि उत्पाद खरीदने और अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ शून्य करने का भरोसा दिया है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने का इतिहास एलन मस्क ने रच दिया है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क की कुल संपत्ति अब $852 बिलियन के पार पहुंच गई है। यह उछाल तब आया जब उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने एआई और सोशल मीडिया फर्म XAI का अधिग्रहण किया। फोर्ब्स के मुताबिक इस मर्जर के बाद दोनों कंपनियों का संयुक्त मूल्य $1.25 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। मर्जर से पहले मस्क के पास स्पेसएक्स की करीब 42% हिस्सेदारी थी, जिसकी कीमत लगभग $336 बिलियन आंकी गई थी। वहीं XAI में उनकी हिस्सेदारी करीब 49 रही,
जिसकी वैल्यू $122 बिलियन तक पहुंची। मर्जर के बाद स्पेसएक्स की वैल्यू $1 ट्रिलियन और XAI की $250 बिलियन आंकी गई है। इस नई कंपनी में मस्क की हिस्सेदारी करीब 43% है, जिसकी कीमत लगभग $542 बिलियन बताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये मर्जर स्पेस में AI कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने और सैटेलाइट आधारित डेटा सेंटर्स विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। 2026 T20 विश्व कप को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। पाकिस्तान टीम इस विश्व स्तरीय टूर्नामेंट में हिस्सा तो लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। पहले 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान मुकाबला तय किया गया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने बाद में साफ कर दिया कि उनकी टीम उस दिन भारत से नहीं भिड़ेगी। हालांकि पाकिस्तान 7 फरवरी से शुरू होने वाले 2026 T20 विश्व कप में भाग लेगा। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है। पीसीबी के इस निर्णय के बाद क्रिकेट प्रशंसकों में निराशा है और विश्व कप में सबसे बड़े मुकाबले पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि आईसीसी इस फैसले पर क्या रुख अपनाती है और टूर्नामेंट शेड्यूल में कोई बदलाव होता है या नहीं। वीकली राउंडअप के इस खबरों के सफर को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं इस बार की खबरें आपको जानकारियों से भरी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ऑर्गस। नमस्कार।